फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है, एग्रोनॉमी। देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या है? एग्रोनॉमी। सब्जेक्ट है आपका एग्रोनॉमी। क्लास की बात करें तो क्लास है आपका 12 एजी। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपका 7 है आज। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बल्ब फसलें, जिसमें कि आपका दे रखा है सिलेबस के अनुसार प्याज। ठीक है, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 8650415957। किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, जैसे कि बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जाएगा। किसका? प्याज का। ठीक है, प्याज का वनस्पति नाम। तो आपको वनस्पति जो नाम होता है प्याज का, वो है एलियम सिप्पा एल। ठीक, इसके बाद आपसे इसकी क्या पूछी जाएगी? फैमिली, यानी कुल आपसे पूछा जाएगा कि ये किस कुल का है पौधा। किसका? प्याज का। तो आप बताओगे एलियेसी। इसके बाद गुणसूत्र की संख्या अगर पूछे, वैसे गुणसूत्रों की संख्या है, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो पूछता नहीं है, तो आप बता देना 2n बराबर 16, यानी 16 बताना है आपको। अगली जो हेडिंग है आपकी वो है बल्बीय फसलें। तो इसकी परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि बल्बीय फसलें होती क्या है ये बल्बीय फसलें। तो आपको ये बताना है कि भाई कुछ फसलों में देखिए भूमिगत तना होता है। कुछ फसलों में क्या होता है? भूमिगत तना सल्क कंदों की अनेक मांसल परतों से बना होता है और भोज्य पदार्थ इकट्ठा करने के कारण जो फूलकर बल्ब के आकार का मोटा हो जाता है। जैसे अगर हम प्याज है, लहसुन है, ये प्याज और लहसुन ऐसी फसलें बल्बीय फसलें कहलाती हैं। तो आपको बल्बीय फसलें की परिभाषा थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि भाई कुछ फसलों में भूमिगत तना सलकंदों की अनेक मांसल परतों से बना होता है और भोज्य पदार्थ एकत्रित यानी इकट्ठा करने के कारण फूलकर बल्ब के आकार का मोटा हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताना है प्याज और लहसुन। नेक्स्ट देखिए, अगली हेडिंग है बोल्टिंग क्या है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, परिभाषा इसकी भी पूछी जा सकती है कि भाई बोल्टिंग क्या है। ठीक है, ये देखिए लिखा है बोल्टिंग क्या है। तो बोल्टिंग क्या है समझो। देखिए, गांठ के लिए उगाई जाने वाली प्याज की फसल में कभी कभी पुष्प जो है पुष्प डंठल निकल आते हैं। क्या होता है भाई? गांठ के लिए उगाई जाने वाली यानी प्याज की क्या पड़ती है? देखो, ये जो आप प्याज की रोपाई करते हो तो प्याज में क्या पड़ती है? गांठ ही तो पड़ती है एक। और गांठ के लिए उगाई जाने वाली जो प्याज की फसल है उसमें कभी कभी क्या है? पुष्प डंठल निकल आते हैं, जिससे कि प्याज की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है जो प्याज की, वो घट जाती है। प्याज में पुष्प डंठल का निकलना ही क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। तो आप क्या कहोगे कि प्याज में पुष्प डंठल का निकलना ही क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। दूसरा देखिए, मैंने नोट करके आपको लिखवा रहा हूँ। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि प्याज का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है। तो आपको ये बताना है कि प्याज का जो तीखापन है, देखिए वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसके कारण जो है वो प्याज है वो तीखापन होता है। नेक्स्ट हेडिंग समझिए। अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी प्याज की सिंचाई। तो प्याज की सिंचाई ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए। भाई प्याज की सिंचाई देखिए, साधारण प्याज की अगर हम बात करें तो 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की बात करें तो जो प्याज की जो साधारण प्याज की सिंचाई है वो 10 से 12 सिंचाइयाँ अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगली जो हेडिंग है वो है उद्भव। उद्भव का मतलब है उदय, यानी प्याज का सबसे पहले जो उदय हुआ है वो किस जगह पे हुआ है। तो देखो, प्याज का जो जन्म स्थान है वो उत्तरी पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान, सोवियत गणतंत्र के ताजिक और उज्बेक और पश्चिमी टेंजान अथवा मध्य एशिया क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं प्याज के उद्भव स्थान। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान,
सोवियत गणतंत्र के ताजिक और उज्बेक, पश्चिमी टेंसान अथवा मध्य एशिया, ये क्षेत्र माने जाते हैं। अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी जलवायु। तो समझिए आप जलवायु के लिए, देखो जलवायु में क्या है कि भाई प्याज के लिए समशीतोष्ण जलवायु अच्छी होती है। कैसी जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु अच्छी होती है। इसमें क्या होगा भाई, प्याज की जो वृद्धि है, वृद्धि पर टेम्परेचर यानी तापमान एवं प्रकाश काल का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो जो प्याज का जो खेती करते हैं, जलवायु जो होती है वो शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु अच्छी होती है। और इसके साथ साथ में जो प्याज है, प्याज की वृद्धि के लिए टेम्परेचर और सीधे प्रकाश काल बहुत प्रभाव डालता है। कैसे? देखो अतः अधिक उपज के लिए दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। किसका? प्रकाश काल का और टेम्परेचर का। ठीक है। नेक्स्ट है प्याज की उन्नतशील किस्में। तो ये आपसे पूछी जा सकती हैं भाई, इसे आप रट के रखिए। प्याज की उन्नतशील जो किस्में हैं, ये मेन हेडिंग है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बन सकता है। तो समझिए, देखिए पहली हेडिंग है हमारी खरीफ मौसम की किस्में, यानी खरीफ के मौसम की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है एग्री फाउंड डार्क रेड, सेकंड नंबर पे है अर्का कल्याण, थर्ड नंबर पे है एन 53, फोर्थ नंबर पे है बसंत 870, सिक्स नंबर पे है भीमा शुभ्रा और सिक्स नंबर पे है भीमा लाभ, सेवन नंबर पे है भीमा गहरा लाल। ये जो भी किस्में हैं, ये सभी किस्में क्या हैं? खरीफ के मौसम की किस्में हैं प्याज की। आगे समझिए, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है रबी की फसलें, यानी रबी के टाइम, रबी के जो मौसम है उस समय कौन कौन सी फसलें इसकी अच्छी हैं, क्या है कि प्याज की। तो समझो, N241 पूसा रेड, एग्रीफॉन्ट लाइट रेड। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी वो है खरीफ मौसम की फसलें। तो खरीफ मौसम की जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? पूसा रत्नार, ब्राउन स्पेशनिस, पंजाब 48, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, उदयपुर 103, हिसार 2, अर्का कल्याण, अर्का कीर्तिमान और अर्का प्रगति। ये जो 10 हैं ये खरीफ के मौसम की खेती की प्रजातियाँ, कह सकते हो वैरायटी हैं। ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ में आपको भाई खाद और उर्वरक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो अगली हेडिंग है हमारी वो है खाद एवं उर्वरक। ठीक है। तो देखिए, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। समझिए, देखो 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 कुंटल, 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी खाद की तैयारी के समय पौध रोपने से 3-4 सप्ताह पहले खेत में मिला देनी चाहिए। इसके बाद सामान्यतः 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास, ठीक है, और 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर से देनी चाहिए। आधी नाइट्रोजन छोड़कर शेष पोषक तत्वों की सभी मात्रा अंतिम जुताई, कब? अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को रोपाई के 1 माह बाद, यानी प्याज की जैसे ही रोपाई कर रहा है उसके कितने 1 मंथ के बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। तो ये थी खाद एवं उर्वरक। देखिए इसकी जो PDF है वो PDF में आपके व्हाट्सअप जो ग्रुप है आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर का उसमें डाल दूंगा, उसकी टेंशन ना लें, आप अच्छे से टॉपिक को समझिए। अभी अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है, देखिए उपज प्रति हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे उपज प्रति हेक्टेयर की। तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज उन्नत तरीकों से खेती करने पर प्राप्त हो जाती है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है प्याज में आर्द्र गलन। ये जो हेडिंग है ये काफ़ी अच्छी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, प्याज में अर्धगलन रोग अथवा अर्धपतन रोग। तो ये अर्धगलन रोग क्या है समझिए इसके बारे में थोड़ा सा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यह रोग है वो नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग है। जो प्याज में अर्धगलन रोग है ये नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग है। इस रोग में पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं।
अब जब आपको पता है जब पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी तो बीमार पौधे नर्सरी में भूमि की सतह से गलकर गिर जाते हैं। ठीक है, जब उसमें जड़ें नहीं रहेंगी, जड़ें सड़ जाएंगी, तो जो पौधा होगा वो कैसे रुकेगा भाई? जाहिर सी बात है, जड़ सड़ने पर भूमि की सतह से गलकर गिर जाएगा पौधा। इस रोग में बहुत हानि होती है, नहीं बहुत अधिक हानि होती है। यह रोग उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर नमी की अधिकता होती है। क्या होगी? जहाँ पर नमी की अधिकता और खेत में जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है। ठीक है, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रोकथाम के उपाय। चलिए आगे समझिए रोकथाम के उपाय, यानी प्याज का जो अर्धगलन रोग है उसके रोकने के उपाय क्या है। तो देखो, बीजों को घना नहीं बोना चाहिए। जैसे मान लो आप प्याज के बीज बो रहे हैं तो बीजों को थोड़ा सा दूर दूर बोइए। ठीक है, पास पास नहीं बोना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, अच्छी प्रकार से सड़ी खादी प्रयोग करनी चाहिए, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया था। थर्ड हेडिंग है, नर्सरी के लिए हल्की बुवाई मृदा का चयन करना चाहिए। नर्सरी के लिए हल्की बलियु मृदा का, देखिए मिट्टी कैसी है? बलियु। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, नर्सरी के लिए हल्की बलियु मृदा का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है, नर्सरी को 0.2% बेसिकॉल के घोल द्वारा उपचारित करना चाहिए। तो इस पॉइंट को समझिए आप। पॉइंट का कहा जा रहा है नर्सरी को 0.2% बेसिकॉल के घोल द्वारा उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट है, नर्सरी की क्यारियाँ कुछ ऊंची होनी चाहिए जिससे उसमें पानी का जमाव ना हो पाए। यानी जो भी आपकी खेत की नर्सरी है जिसके अंदर प्याज लगा हुआ है उसकी जो क्यारियाँ हैं, क्यारियाँ कुछ ऊंची होनी चाहिए जिससे उसमें पानी जो है वो इकट्ठा ना हो पाए। ठीक है, आगे समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, बेल्टिंग किस फसल की समस्या है। अब जो बोल्टिंग है वो किस फसल की समस्या है? ए ऑप्शन है आलू, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है तरबूजा। ठीक है, और अभी देखते हैं डी ऑप्शन इसका क्या है। देखिए डी ऑप्शन है तंबाकू। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल्टिंग। तो देखो अब अभी आपने प्याज की खेती पढ़ी है तो भाई जाहिर सी बात है बोल्टिंग किस फसल की समस्या है, वो है प्याज की। दूसरा क्वेश्चन है इसमें सफ़ेद प्याज की किस्म है। तो सफ़ेद जो प्याज है उसकी कौन सी किस्म है? ए ऑप्शन है निफाद 53, बी ऑप्शन है पुसारत नार, सी ऑप्शन है उदयपुर 102, डी ऑप्शन है BL 67। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BL 67। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है एनिसाइमिन, बी ऑप्शन है लाइकोपिन, सी ऑप्शन है क्यूरसटिन, डी ऑप्शन है कैरोटिन। तो प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्याज का पीला रंग कैरोटिन, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लहसुन की फसल कितने समय में तैयार की जाती है। तो देखिए ये लहसुन वाला जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये इस बार हट गया है, लहसुन आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ लहसुन की फसल कितने समय में तैयार की जाती है। ए ऑप्शन है 7 से 8 माह, बी ऑप्शन है 5 से 6 माह, सी ऑप्शन है 8 से 9 माह और डी ऑप्शन है 2 से 3 माह। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन कह रहा है लहसुन में एंटीबैक्टीरियल तत्व है। जो लहसुन है इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, बी ऑप्शन है थाइमिन, सी ऑप्शन है एलिसिन और डी ऑप्शन है कैप्सिकम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ एलिसिन। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल जो तत्व होता है वो होता है एलिसिन। नेक्स्ट है पूसा रत्नार प्रजाति है। पूसा रत्नार प्रजाति है। ए ऑप्शन है फूलगोभी की, बी ऑप्शन है पत्ता गोभी की, सी ऑप्शन है प्याज की और डी ऑप्शन है टमाटर की। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो पूसा रत्नार जो प्रजाति है किसकी है।
प्याज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनम ट्यूबरोसस वैज्ञानिक नाम है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम वैज्ञानिक नाम है किसका? ए ऑप्शन है प्याज का, बी ऑप्शन है आलू का, सी ऑप्शन है शकरकंद का और डी ऑप्शन है टमाटर का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो वैज्ञानिक नाम है वो है आलू का, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।